हेलो बच्चों, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। जैसा कि पिछला जो लेक्चर था पीरियाडिक टेबल का पहला लेक्चर, हमने वहाँ पे बताया था आधुनिक आवर्त नियम तक। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? मोजले ने दिया था। उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे शुरू कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी। पहले आधुनिक आवर्त नियम बना था, उसी नियम को आधार मानकर ये आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। तो जो आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया था, उन्होंने क्या बताया था? जो तत्वों को रखा गया पीरियोडिक टेबल में उसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। उसी तरह से यहाँ पे देखो, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस सारणी को किसने बनाया था? ये क्वेश्चन बहुत आता है। इस सारणी को किसने बनाया था? रांग और वर्नर ने। तो आधुनिक आवर्त सारणी इसको किसने बनाया था? रांग और वर्नर ने। इस सारणी में जैसा कि हमने मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल बताया था, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, जब उन्होंने आवर्त सारणी बनाया था तो 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई उसमें बहुत ज्यादा अंतर आया। इस सारणी में तत्वों को देखो, वहां पर भी क्या था? उनके परमाणु क्रमांक के द्रव्यमान के परमाणु यहाँ पर रखा गया परमाणु क्रमांक में, वहां रखा गया था परमाणु द्रव्यमान में। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। इस सारणी में कितने वर्ग हैं और कितने आवर्त हैं? तो इस सारणी में बेटा देखो, 7 आवर्त सारणी कोई भी हो, चाहे मेंडलीव की हो, चाहे आधुनिक आवर्त सारणी, चाहे मोजले की, सब में आवर्तों की संख्या तो सेम रही, 7 आवर्त सभी में। लेकिन जो मेंडलीव ने जब बनाया था उस समय 8 वर्ग थे। लेकिन इस समय देखो बेटा, क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, कितने समूह हैं, तो आंसर होगा 18। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, कितने वर्ग है, तो उसमें आंसर होगा 8। तो दोनों में अंतर है, आवर्तों की संख्या दोनों में समान होती। 7 आवर्त मेंडलीव ने भी बनाया था, वही 7 आवर्त इन लोगों ने भी बनाया। मेंडलीव में और इसमें क्या अंतर और है? मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी बनाया था, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। परमाणु द्रव्यमान, अभी क्वेश्चन हम उसके कराएंगे। लेकिन जो ये आधुनिक आवर्त सारणी रांग वर्नर ने मिलकर बनाया, तो इसमें क्या किया? 18 वर्ग हैं और ये किस बेस पे बनाया गया? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। अब इसके बाद हेडिंग पड़ती है दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी। दीर्घाकार का मतलब जितनी सारणी ऊपर बनी, चाहे वो मोजले की रही हो, चाहे आधुनिक रही हो, चाहे वो मेंडलीव की रही हो, उस सबसे अच्छी जो सारणी बनाई गई बेटा, वो है दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रावर्धित आवर्त सारणी। इस सारणी को क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इस सारणी को और क्या बोलते हैं? बोर की आवर्त सारणी। ये एक नील बोर नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने इस सारणी में सबसे अच्छा योगदान दिया, सबसे ज्यादा योगदान दिया था, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बोहर की आवर्त सारणी। तो क्वेश्चन आ जाए, बोहर की आवर्त सारणी कौन सी सारणी थी? वो थी दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस सारणी को और क्या बोलते हैं? बोहर की आवर्त सारणी। सबसे अच्छा जो क्वेश्चन कैटेट में कई बार आया और आता रहा, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी वो किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? वहां 4 ऑप्शन होगा, दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रावर्धित आवर्त सारणी किस पर आधारित? ऑप्शन होगा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक होगा, या फिर परमाणु आयतन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो याद रखना बेटा, ये जो दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी ये किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है? इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी, उसको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्यों बांटा गया? कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो यस सबसेल में गया, यस उपकोष में गया, तो उसको यस ब्लॉक में रखा गया। अगर वो पी उपकोष में गया तो पी ब्लॉक में रखा गया, डी में गया तो डी में रखा गया, एफ में गया तो एफ ब्लॉक में रखा गया। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका हम लोग परमाणु संरचना में पढ़ेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखो बेटा, सभी ने इस सारणी को, जितने वैज्ञानिक इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, रांग पढ़ा, वर्नर पढ़ा, बोहर पढ़ा, और एक वैज्ञानिक और हैं बरी। बोहर बरी दोनों अलग अलग वैज्ञानिक थे, दोनों एक नहीं थे। बोहर बरी, बोहर अलग वैज्ञानिक था और बरी अलग वैज्ञानिक था। तो सब ने मिल करके इस सारणी को बनाया। इसीलिए आज जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, जो सारणी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी होती है। इसीलिए हम लोग पढ़ते 18 वर्ग पढ़ते हैं और 7
आवर्त पढ़ते हैं। तो ये जो नोट करके पॉइंट लिखा बेटा, इसको ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार रखा गया, मतलब उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। उसके बाद लिखा आते और उनके गुणों में समानता पाई जाती है। यहाँ पर भी देखो बीच में क्या लिखा है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान आया। ये समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है, अभी इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको 4 आवर्त में बांटा गया। जैसे मान लो पहला आवर्त होता है 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। 4 ब्लॉक्स में पहला ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, दूसरा होता है पी, तीसरा होता है डी, फिर एफ। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हमने लिखते लिखते मान ले आ गया 1s1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हमने किस में रखा, एस में। अगर मान लो 1s2 आ गया तो भी ये जो है, ये जो यस है यही सबसेल्स कहलाता है, इसी को उपकोष बोलते हैं। अगर यस उपकोष में आया तो उसको यस में रखा गया, पी में आया तो पी में रखा गया, डी में आया। ये अंतिम इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि किसको किस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक, तो यहां तक हो गया ये आपका दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी। तो याद रखना, प्रावर्धित आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित। दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रावर्धित आवर्त सारणी में हमने क्या बताया, 7 आवर्त होते हैं। तो वो 7 आवर्त कौन कौन से, जैसे यहाँ पर हमने लिखा पहला आवर्त, तो यहाँ पे देखेंगे किस आवर्त में कितने तत्व हैं, किस आवर्त में कितने तत्व हैं और उसका नाम क्या है, उसमें कहाँ से कहाँ तक के तत्व पाए जाते हैं। तो कितने कितने तत्व हैं किस आवर्त में, ये देखते हैं बेटा। तो जो पहला आवर्त होता है 7 आवर्त में, उसमें केवल 2 तत्व होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो क्वेश्चन आता है पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो उसका आंसर कितना होगा, पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं। वो 2 तत्व कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद दूसरा आवर्त है, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त, दूसरा और तीसरा और दोनों में बेटा कितने तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं। दूसरे में 8 तत्व और तीसरे में 8 तत्व। इसका नाम होता है लघु आवर्त। जो पहला होता है वो अति लघु, मतलब बहुत छोटा। छोटा का मतलब ये, यहाँ पे तत्वों की संख्या देखेंगे, सबसे कम तत्व की संख्या किसमें, पहले आवर्त में। कितने तत्व होते हैं, 2 तत्व होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, अति लघु आवर्त। कौन कौन से, कितने परमाणु क्रमांक से, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ये परमाणु क्रमांक वाला तत्व किस आवर्त में पाया जाता है। अगर 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 1 और 2, 1 और 2 परमाणु क्रमांक वाला तत्व किस में आएगा, पहले आवर्त में। उसके बाद देखो दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं। तीसरे आवर्त में भी कितने तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं। तो दोनों का नाम क्या होता है बेटा, लघु आवर्त। क्यों, क्योंकि 2 से थोड़ा सा बड़ा, अति लघु फिर लघु, मतलब वेरी शॉर्ट से थोड़ा शॉर्ट, तो लघु आवर्त। अब देखो दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, कहां से कहां तक, यहां हमने लिखा लिथियम से लेकर के नियान तक। तो लिथियम का जो ये जो लिखा बेटा, ये 9, ये 3 और ये 10, 11 और 18, ये सब परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है। ठीक, तो 3 परमाणु क्रमांक से लेकर के 10 परमाणु क्रमांक तक, 3 परमाणु क्रमांक से लेकर के 10 परमाणु क्रमांक तक के तत्व किसमें आते हैं, दूसरे आवर्त में। इसी तरह से तीसरे आवर्त में देखो बेटा 8 तत्व हैं। तो तीसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व आएंगे, सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 11 परमाणु क्रमांक से लेकर के 18 परमाणु क्रमांक तक, 11 परमाणु क्रमांक से 18 परमाणु क्रमांक तक ये आते हैं तीसरे आवर्त में तत्व। ठीक, उसके बाद चौथा आवर्त देखो और चौथा और पांचवा आवर्त में 18 तत्व होते हैं। तो इनका नाम होता है दीर्घ आवर्त, मतलब इससे बड़ा। तो चौथा आवर्त और पांचवा आवर्त में 18 तत्व हैं। तो जो चौथा आवर्त है उसमें कहां से कहां तक के तत्व पाए जाते हैं, देखो यहाँ पे 19 परमाणु क्रमांक से लेकर के 36, 19 परमाणु क्रमांक से लेकर के 36 परमाणु क्रमांक तक के तत्व किसमें पाए जाते हैं, चौथे आवर्त में। अब आता पांचवा आवर्त में ये होता है रुबिडियम 37 परमाणु क्रमांक से लेकर के 54 परमाणु क्रमांक तक के तत्व 5वें आवर्त में पाए जाते हैं। अब बेटा देखो छठवां आवर्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट आवर्त है। छठवां आवर्त सबसे लंबा आवर्त बोला जाता है। अति दीर्घ आवर्त कौन सा है, छठवां आवर्त। क्यों, क्योंकि इसमें 32 तत्व पाए जाते हैं। तो छठवें आवर्त में कितने तत्व बेटा, 32 तत्व होते हैं। अब छठवें आवर्त में कितने से कितने परमाणु क्रमांक तक के तत्व पाए जाते हैं, 55 परमाणु क्रमांक से लेकर के 86 परमाणु क्रमांक तक के तत्व पाए जाते हैं, 55 से लेकर के 86। इसके बाद देखो बेटा जो 7वां आवर्त है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 7वां आवर्त है अभी तक ये अपूर्ण नहीं था, अभी तक ये माना जा रहा था कि ये अपूर्ण है, पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं। अगर क्वेश्चन आ जाए अपूर्ण आवर्त कौन सा है, मतलब कौन सा आवर्त है जो पूरा भरा नहीं है, वो कौन सा आवर्त होगा बेटा, 7वां आवर्त होगा।
लेकिन अब इसमें कितने तत्व, अब तत्वों की खोज हो चुकी है। इस समय जो तत्व की खोज हो चुकी है वो 119 तत्व, कितने तत्व, 119 तत्व की खोज हो चुकी है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इसमें कितने तत्व हो चुके हैं बेटा, 32 तत्व। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि अपूर्ण आवर्त कौन सा है, अधूरा आवर्त कौन सा है, ऐसा आवर्त जो पूरा भरा ना हो, वह है 7वां आवर्त, याद रखना तत्व। लेकिन 32 तत्व तो अब इस समय पाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ तत्व इसमें ऐसे होते हैं जैसे कुछ देर के लिए बहुत क्षणिक 2 सेकंड 1 सेकंड के लिए वो स्टेबल हुए लेकिन उसके बाद खत्म हो गए। तो इसलिए यहाँ लिखा तत्व है, लेकिन कुछ तत्व अस्थायित्व क्षणिक होता है। कुछ तत्व का अस्थायित्व क्षणिक का मतलब ये है बहुत कम समय के लिए स्टेबल होते हैं लेकिन फिर खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये अपूर्ण तत्व है। अब इसमें देखो बेटा कहां से कहां तक के तत्व आते हैं। यूरेनियम पहला तत्व, इसका कौन होता है, यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है 12। तो 92 से लेकर के 118, 92 से लेकर के 118 तक के तत्व किसमें पाए जाते हैं, 7वें आवर्त में। क्वेश्चन आएगा 92 से लेकर के 118 तत्व के तत्व कहां पाए जाते हैं, 7वें आवर्त में। इस आवर्त में अक्रिय गैस, जो इनर्ट गैसेस है अक्रिय गैस, जैसे ये ब्रैकेट में लिखा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और पी ब्लॉक के तत्व नहीं पाए जाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर यह आ जाए अक्रिय गैस किस ब्लॉक में, किस आवर्त में नहीं पाए जाते, अक्रिय गैस तत्व और पी ब्लॉक के तत्व किस आवर्त में नहीं पाए जाते, आंसर क्या होगा बेटा, 7वां आवर्त। अक्रिय गैस 7वें आवर्त में नहीं पाए जाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व 7वें आवर्त में नहीं पाए जाते हैं। अब जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम के बाद के जो तत्व होते हैं उनको बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट या ट्रांस यूरेनिक तत्व। ट्रांस यूरेनिक का दूसरा नाम होता है बेटा पोस्ट यूरेनिक तत्व, पोस्ट यूरेनिक तत्व। तो जो यूरेनियम, यूरेनियम नहीं, यूरेनियम के बाद, यूरेनियम के बाद यूरेनियम का 92 होता है, 92 से लेकर के 118 के बीच जितने भी तत्व हैं, 92 के बाद 93, 94, 95, 96, इस तरह से करते करते 118 तक के तत्व को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस यूरेनिक तत्व या पोस्ट यूरेनिक तत्व। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहला, सबसे आवर्त सारणी में सबसे पहला ट्रांस यूरेनिक तत्व कौन सा है। तो यहां हमने लिखा आवर्त सारणी में सबसे पहला ट्रांस यूरेनिक नेपच्यूनियम होता है बेटा, याद रखना। प्रथम, प्रथम मतलब पहला, पहला ट्रांस यूरेनिक तत्व कौन सा है, नेपच्यूनियम। यहां देखो हमने एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ 93। अब क्वेश्चन आ जाए वहां पे इस तरह से। अब इसमें देखो इस जितना हमने यहाँ पे 7 आवर्त लिखा, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन किस तरह से आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दे दिया, वहां क्वेश्चन ये आएगा एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 19 लिखा होगा, परमाणु क्रमांक 19 वाला तत्व किस आवर्त में आएगा। तो परमाणु क्रमांक 19 वाला किसमें आएगा, चौथे आवर्त में आएगा। अब वहां दे दिया जाए परमाणु क्रमांक 13, परमाणु क्रमांक 13 वाला, परमाणु क्रमांक 13 वाला तत्व किस आवर्त में आएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा तीसरे आवर्त में, 11 से 18 तक किसमें आएगा। इसी तरह से अगर मान लो वहां पे 24 लिख दिया, 24 वाला किसमें आएगा। तो 24 वाला देख लो 19 से लेकर के 36 लिखा हुआ, तो 24 परमाणु क्रमांक वाला तत्व किसमें आएगा, चौथे आवर्त में। कैटेट में यही सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, अब उसके बाद जो क्वेश्चन आता है इस पे आता है तत्वों की संख्या पर। क्वेश्चन पूछा जाता है 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं, 18 तत्व है। 6वें आवर्त में कितने हैं, 32 तत्व हैं। चौथे आवर्त में कितने हैं, 18 हैं। तीसरे में कितने, 8 है। दूसरे में कितने, 8 है। पहले में कितने हैं, 2 तत्व। तो ये पूरा का पूरा विवरण किसका हो गया बेटा, ये 7 आवर्त। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हमने बता दिया आपको। पहले आवर्त में कितने तत्वों की संख्या है, उसके बाद कौन सा परमाणु क्रमांक किस आवर्त में पाया जाता है। अभी इसके बाद ग्रुप का बताएंगे। क्वेश्चन वहां पे आता है इसे दोनों को मिलाकर के, अगर आवर्त और वर्ग दोनों को मिलाकर के बोले तो 24 परमाणु क्रमांक वाला तत्व किस में पाया जाता है। आंसर होता है तीसरा आवर्त, दूसरा ग्रुप, फिर होता है चौथा आवर्त, तीसरा ग्रुप। इस तरह से ग्रुप और आवर्त दोनों को मिला करके बनाते थे। ये आवर्त आप पहचान जाओगे, उसके बाद अभी ग्रुप का तरीका बताएंगे कैसे उसमें पहचानेंगे। तो इसको ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन कैटेट में हर साल इस टॉपिक से जरूर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना। किस आवर्त में कितने तत्व हैं, कहां से कहां तक का तत्व किस आवर्त में आता है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो ये लिखा हुआ है, इससे क्वेश्चंस कैटेट में हर बार आया है। ना यकीन हो तो आप अनसाल पेपर, पिछले पेपर उठा करके देख लेना कि वहां क्वेश्चन ऐसे ही आएगा।
19 परमाणु क्रमांक वाला तत्व किस आवर्त में है, 25 किस में है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और ये जो 7वां आवर्त लिखा हुआ इसको देखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ 87 से लेकर के 118, 87 से लेकर के 118 ये नाम लिखा हुआ UUO। इसका जो 100 से ऊपर वाले तत्व हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं ये हम बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बता रहे जो यू लिखा है इसका मतलब होता अन, अन का मतलब होता एक। जो ये भी लिखा हुआ इसका मतलब होता है अन। जहां पे यू लिखा होगा उसका मतलब अन होता, ओ का मतलब होता आक्ट। और उसके बाद इतना लिखने के बाद इसमें लास्ट में सफिक्स जोड़ा जाता है जिसका नाम होता है ईएम। तो इसका नाम हो गया अन, अन आक्टियम। अन का मतलब एक, अन का मतलब एक, आक्टियम का मतलब 8, तो 118। मान लो इसी तरह से हमको 112 का लिखना हो तो यहां लिखेंगे अन, अन बाई ईएम। 113 का लिखना हो तो ट्राई ईएम। तो ऐसे करके इसका नामकरण किया जाता है, वो अभी आगे बताएंगे। बस इतना याद रखना कि 7वें आवर्त में कहां से कहां तक है, 87 से लेकर के 118। अब इसमें यूरेनियम का 92 होता है एटॉमिक नंबर। 92 जो एटॉमिक नंबर वो किस में आएगा बेटा, देखो 87 और 118 के बीच में। तो जो 92 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है वो है यूरेनियम। ठीक, अब यूरेनियम के बाद का तत्व, यूरेनियम के बाद का तत्व जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक, या फिर उसी को बोलते हैं पोस्ट यूरेनिक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पोस्ट यूरेनिक तत्व कौन सा है। तो वहां पे याद रखना 93 एलिमेंट से लेकर के 93 परमाणु क्रमांक वाले तत्व से लेकर के 118 तक सारे एलिमेंट कौन से हैं, सारे के सारे तत्व वो है ट्रांस यूरेनिक या पोस्ट यूरेनिक, ये याद रखना। तो सबसे पहला ट्रांस यूरेनिक या पोस्ट यूरेनिक तत्व कौन सा हो गया, नेपच्यूनियम हो गया। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला पोस्ट यूरेनिक तत्व कौन सा है उसको हम लोग बोलते हैं नेपच्यूनियम। ठीक बेटा, ये हो गया आपके आवर्त के बारे में। ठीक बेटा, देखो अब ये कुछ नोट पॉइंट है, इसको याद रखना। जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, बाएं तरफ और दाएं तरफ, बाएं तरफ रखा गया क्षार धातु, सबसे लास्ट में दाहिनी तरफ रखा गया अक्रिय गैस। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन आता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो कोई भी आवर्त होता है, जो उसका पहला तत्व होता है कौन सा होता है, क्षार धातु होता है। तो यहाँ पे एक अपवाद लिखा, जो पहला आवर्त है उसमें देखो बेटा हमने अभी क्या लिखा था, पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम है, तो उसका जो पहला तत्व वो क्षार धातु नहीं है। हाइड्रोजन क्षार धातु में भी रखा गया है और हाइड्रोजन परिवार के तत्व में भी रखा गया, तो एक अपवाद है। प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्या होता है बेटा, प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व कौन सा होता है, क्षार धातु होता है। और अंतिम तत्व क्या होता है, जो सबसे राइट साइड पर रखा गया जिसका नाम है अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस। तो अंतिम तत्व कौन होता है, अक्रिय गैस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, चौथे आवर्त का अंतिम तत्व क्या होगा, चौथे आवर्त का अंतिम तत्व अक्रिय गैस में से कोई भी दिया होगा। ठीक, मतलब अक्रिय गैस होगा। अब चौथे आवर्त में हमने बता दिया कहां से कहां तक होगा। अब क्वेश्चन आ जाए दूसरे आवर्त का पहला तत्व क्या होगा, क्षार धातु होगा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से है ये क्षार धातु। तो अब ये देखो यहाँ पे एक अपवाद लिखा हुआ है, जो पहला आवर्त है, पहले आवर्त का जो पहला तत्व होता है बेटा वो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दो ही तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद ये पॉइंट याद रखना, किसी तत्व की जो आवर्त संख्या होती है उस तत्व के बाहरी कोश की मुख्य क्वांटम संख्या, ये मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या बेटा, जब हम लोग परमाणु संरचना पढ़ेंगे तो वहां पे क्वांटम संख्या पढ़ेंगे। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है, द्विगांशी क्वांटम संख्या होती है। ये सब सारे क्वांटम संख्या जो होता है उसको हम लोग पीरियड वो जब पढ़ेंगे आवर्त सारणी, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, तब वहां पे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये हो गया आपका जनरल आवर्त के बारे में। इसके बाद बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है और सारे में जो भी तत्व हैं और उसका क्लासिफिकेशन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में कैसे उसका वर्गीकरण करते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग सुनो। जैसे हमने पहले लिखा, पहला आवर्त जो होता है उसमें कितने तत्व होते बेटा, 2 तत्व, उसको कौन सा बोला जाता है, अति लघु आवर्त। केवल 2 तत्व थे। दूसरे आवर्त में कितने तत्व, 8 तत्व है। तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, 8 तत्व हैं। चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं, 18। पांचवें में कितने हैं, 18। छठवें में कितने तत्व होते हैं, 32। सातवां जो आवर्त होता है बेटा, सातवां आवर्त अपूर्ण माना जा रहा है अब, लेकिन धीरे धीरे तत्वों की खोज होता गया, अब जाकर के वो कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी उसमें जो कुछ तत्व पाए जाते हैं 32 तत्व माने जा रहे हैं।
लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो कुछ क्षण के लिए स्टेबल होते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसलिए अभी भी उसको अपूर्ण माना जाता है। तो सातवें तत्व में कहां से कहां तक पाए जाते हैं? 87 परमाणु क्रमांक से लेकर के 118 परमाणु क्रमांक तक के तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसमें एक तत्व आता है यूरेनियम, एक तत्व यूरेनियम आता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है 92। तो जो यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद के जो सारे तत्व हैं, यूरेनियम के बाद के सारे तत्व को हम लोग बोलते हैं पोस्ट यूरेनिक तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व। तो यूरेनियम 92, उसके बाद का जो तत्व होगा 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 118 तक, ये सारे के सारे तत्व ट्रांस यूरेनिक या पोस्ट यूरेनिक। क्वेश्चन आता है पहला ट्रांस यूरेनिक तत्व या पहला पोस्ट यूरेनिक तत्व कौन सा है बेटा? वो है नेपच्यूनियम। कौन सा? नेपच्यूनियम। इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते कौन सा परमाणु क्रमांक किस आवर्त में पाया जाता है। उसके बाद हमने बताया कि जो भी प्रत्येक आवर्त का, हर एक आवर्त का जो पहला तत्व होगा वो क्या होगा? क्षार धातु। क्षार धातु कौन से होते हैं? क्षार धातु हमने अभी बताया नहीं है, अगला टॉपिक वही है कि एस ब्लॉक में दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, उनको हम बताएंगे। पहला तत्व होता है क्षार धातु और जो अंतिम तत्व होता है वो होता है अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन, ये अक्रिय गैस होते हैं। ठीक। और उसके बाद यहाँ पे एक अपवाद लिखा हुआ, प्रथम आवर्त का जो पहला तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है। ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है? किसी भी तत्व की संख्या उस तत्व के बाहरी कोष, जो बाहरी कोष होता है, जैसे अभी ये बाहरी कोष क्या होता है, ये अगले लेक्चर में यहीं से स्टार्टिंग होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। बाहरी कोष की मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होता है। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे हमने मान लिया लिख दिया 2s2, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये बाहरी कोष की संख्या है, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो गया? 2। अगर मान लीजिए यही आ गया 3p6, तो यहाँ पे n कितना हो गया? 3। यही मुख्य क्वांटम संख्या होता है। ये क्वांटम संख्या क्या होता है बेटा? ये क्वांटम संख्या, थोड़ा इंतजार करिए, ये आपको परमाणु संरचना में पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। द्विगांशी क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम संख्या, ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है। ये सब जो डिटेल है ये आपको परमाणु संरचना मिलेगा। ये जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल क्वेश्चंस आपके यहाँ तक हो गए। अब मेरा 1 मिनट थोड़ा सा रोक हो जाए। तो बच्चों देखो, कुछ क्वेश्चंस अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में या जनरल क्लासिफिकेशन, जो कुछ भी पढ़ा, मेंडलीव का पढ़ा, रदरफोर्ड, ये नील बोहर्स का पढ़ा, मोजले का पढ़ा, सब पढ़ा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखो बेटा, कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखो। पहला क्वेश्चन हमने लिखा आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी किसने दिया था बेटा? तो दीर्घ स्वरूप किसने विकसित किया था? तो हमने बताया था जो दीर्घ आवर्त सारणी होती है उसको बोहर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो आप क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप किसने दिया? तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? नील बोर। कौन सा आंसर होगा? नील बोर्स। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कैटेट में जरूर आते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में होते हैं। जो दीर्घ आवर्त सारणी है, जो दीर्घ आवर्त सारणी, उसमें कितने आवर्त हैं और कितने ग्रुप हैं? जब मेंडलीफ ने बनाया था तो 7 आवर्त थे, 8 वर्ग थे। लेकिन जब ये दीर्घाकार आवर्त सारणी या दीर्घ की बात कर रहे हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी में कौन होता है? तो देखो 8 क्षैतिज पंक्ति और 7 ऊर्ध्वाधर, ये तो गलत हो गया, 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 7 क्षैतिज और 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, तो ये आंसर सही है बी वाला। क्यों? आवर्त सारणी, दीर्घ आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, जो क्षैतिज होता है उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। 18 वर्ग या समूह होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? बी वाला हो गया। अब क्वेश्चन है डोबे-राइनर त्रिक है। डोबे-राइनर एक वैज्ञानिक था जिन्होंने एलिमेंटों तत्वों का त्रिक नियम दिया था। इन्होंने क्या कहा था? जो पहला तत्व होगा और जो तीसरा, इसका तीसरा तत्व होगा, उन दोनों का जो औसत या समांतर माध्य परमाणु द्रव्यमान होगा, परमाणु द्रव्यमान दूसरे वाले या बीच वाले के बराबर होगा। तो बीच वाले के बराबर, यहाँ पे देखो ये भी एक ही ग्रुप के हैं, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप, अलग अलग समूह के तत्व हैं। तो सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, हमने वहां पे एक एग्जाम्पल लिया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक बेटा। तो इन दोनों का जब हम परमाणु द्रव्यमान जोड़ेंगे तो इसके एवरेज में आना चाहिए, समांतर माध्य होना चाहिए। तो इन दोनों का बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे ये पहला आंसर ना होकर के जब इसका और इसका निकालते हैं तो बेटा यहाँ पे आता है क्लोरीन का होता है 35.5, इसका होता है 135। जब दोनों को जोड़ते हैं तो इसका ब्रोमीन का लगभग 81 के आसपास आ जाता है। तो इसका आंसर कौन होगा बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है, इसको याद रखना। डोबे-राइनर त्रिक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को
भौतिक और रासायनिक गुण निम्न के आवर्ती फलन होता है। हमने क्या बोला था, ये आधुनिक आवर्त नियम लिखा हुआ। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, मोजले ने दिया था। आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया किसने था, ये बनाया था रांग वर्नर, इन लोगों ने मिलकर के बनाया। तो हमने बोला था आधुनिक आवर्त सारणी किस पर बेस्ड होता है, वो था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किस पर आधारित था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन उनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। तो यहाँ कहीं पर ऑप्शन देखो परमाणु क्रमांक नहीं दिया हुआ है। अगर परमाणु क्रमांक होता तो वो भी आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समान गुणों वालों को समान में समूह में रखा गया था। तो यही था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका आंसर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व व्यवस्थित हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को किस रूप में रखा गया, किसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक। तो उसको किस में रखा गया बेटा, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। हमने वहां पे पूरा लाइन लिखवाया है, लिखा है परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, लेकिन जो मेंडलीव की थी वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। छठवां क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन एक वैज्ञानिक के नाम पे जरूर आता है कैटेट में। तो यहाँ देखो आवर्त सारणी के विकास में किसका नाम सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा और सारणी के बारे में, इसमें से कौन से वैज्ञानिक का नाम हम लोगों ने नहीं लिया था। ये क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आवर्त सारणी जो विकास हुई उस विकास में कौन सा वैज्ञानिक भाग नहीं लिया। तो यहाँ पे कौन, अभी देखो हमने पहले दिन बताया था, पहले लेक्चर में प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड एक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या बताया था, सारे तत्व किससे मिलकर के बने होते बेटा, हाइड्रोजन परमाणुओं से। प्राउड ने क्या बताया था, सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर। न्यूलैंड का अष्टक नियम हमने लोगों ने पढ़ा, अष्टक नियम कौन दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। उसके बाद रदरफोर्ड का अभी तक हमने कहीं जिक्र नहीं किया गया। उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया लोथर मेयर। हमने एक बात बताया था, लोथर मेयर वक्र, लोथर मेयर कर्व। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के बीच में एक ग्राफ बनाया था जिसको लोथर मेयर वक्र कहते हैं। शीर्ष पर रखा था क्षार धातु को, चढ़ते हुए भाग पर हाइड्रोजन को रखा था, उतरते हुए भाग पर क्षारीय मृदा धातु को रखा था। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा बेटा, रदरफोर्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कैटेट में वैज्ञानिक के नाम पे पूछे जाते हैं। अब इस तरह से आपको जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड 6, 7, 8, 10 क्वेश्चंस हर रोज करते चलेंगे। तो बेटा ये इस तरह से घबराओ मत आप कि हम लोग लिख के पढ़ा रहे हैं या किसी तरह से पढ़ा रहे हैं, इस पे किसी के बातों को सुनो मत। ये इसलिए लिखा जाता है बेटा, आता हम सारे टीचरों को लगभग सबको याद रहता है। ये ऑफलाइन क्लास आप लोग करते हो, ऑफलाइन क्लास में आपको समझ में आता होगा, टीचर खुद बोलता है आप लिखते हो, तो वहाँ पर्याप्त समय होता है हम लोग के पास। 2 घंटे क्लास होनी है, 2 घंटे पूरा पर्याप्त लिखाया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सब चीज़ें मोबाइल से करना है, सब चीज़ें आपको मोबाइल से देना है। और मोबाइल में अगर आपको 2 घंटे 1 घंटे लिखने और पढ़ने कह दिया जाए तो आप बोर हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए इस वीडियो को छोटा करने के लिए हम लोग पहले से बोर्ड पे लिख देते हैं, ताकि ये वीडियो पहले से बोर्ड पे सब चीज़ें लिख लिया और 5 मिनट में आपको समझा दिया सब चीज़ें। तो इसलिए बेटा ये लिख के पढ़ाया जाता है। कुछ कोचिंग वाले ऐसे हैं, बोलते हैं कि वो लोग तो लिख के पढ़ाते हैं, तो कौन लिख के नहीं पढ़ाता है, बिना लिखे कोई पढ़ाएगा। अभी मान लो ये ऑफलाइन क्लास होती है तो हम आपको बोलते चलते लिखते चलते, यहाँ पे हम लोग ये जो लिखने की प्रक्रिया बता रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये बेटा केवल और केवल अपना समय बचाने के लिए किया जा रहा है। और ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को ज्ञान नहीं, टीचर को आता नहीं है, ठीक है। तो आप किसी की भावनाओं में मत बहो। जो अच्छा मटेरियल जिस कोचिंग से भी, कहीं से भी, किसी भी टीचर से मिल रहा है, उस मटेरियल को आप लो। ये उम्मीद है कि ये पक्का इसमें से एक क्वेश्चन आपके कैटेट में हर बार आता है और आएगा, याद रखना ये सब चीज़ें। तो इन भावनाओं में मत जाओ बेटा कि लिख के पढ़ाया जा रहा है या कैसे पढ़ाया जा रहा है। बात ये है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। किसी कोचिंग के बहकावे में मत जाओ आप लोग। तो ये लिखने का तरीका फिर से बता रहा हूँ बेटा, केवल एक मकसद है, समय का बचाना। अगर हम लोग अपने ऐसे लिख के पढ़ाने लगे तो बेटा केवल और केवल इतना टॉपिक, ये 6 क्वेश्चन लिखने और बताने में आपको कम से कम 25 मिनट लग जाएंगे, 25 से 30 मिनट लग जाएगा। तो ये समय बचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप लोग को देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके पास पहुँचे, आप आसानी से उसको पढ़ सकें। आपके क्या, आप तो मोबाइल खोल लेंगे, उसको पास कर देंगे, रोक देंगे और लिख लेंगे। हम लोग को यहाँ पे 1 घंटे का वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसलिए बेटा केवल समय बचाने के लिए हम लोग ये लिख के पढ़ा रहे हैं। तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना रहिए।
इतना यकीन करो बेटा कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो भी टीचर जो पढ़ा रहा, मैथ वाले पढ़ा रहा, एग्रोनॉमी पढ़ाई जा रही, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही, फिजिक्स भी पढ़ाया जा रहा, सारे सब्जेक्ट आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। और ये भड़को मत, किसी के डरो मत कि ये बिना लिखे पढ़ा रहे बहुत ज्ञानी, ऐसा कुछ नहीं है। एक टॉपिक किसी ने तैयार कर लिया तो बेटा वो आपको बिना लिखे पढ़े पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर हर कोई अच्छा होता है जो आपको समझा दे, वो टीचर आपके लिए बेहतर होता है। तो ये लिखने से इस तरह से आप भड़को मत, बिल्कुल आराम से ये सब चीज़ें, क्वेश्चन यही सब आपके हैं छोटे छोटे, इसको पढ़ते रहो, देखते रहो। ठीक बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि आज से आप किसी के कमेंट पे मत जाना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन कैसे पढ़ा रहा। आपको जो समझा दे, वो किसी भी कोचिंग का टीचर हो, आपको जो समझा दे वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।